हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का पूरे 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला इस वीडियो का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सामाजिक लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, जिसका ऑप्शन है नवीकरणीय योग्य, जैव, प्रवाह या अनवीकरणीय योग्य। तो फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी, यानी कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी कि पहला का डी इज द राइट आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है सेकेंड नंबर प्रश्न है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, जिसका ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव या अचक्रीय। तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा को हम ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप ज्वारीय ऊर्जा जो होती है वो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, और जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसे हम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन के रूप में हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन या अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिक सिंचाई के कारण जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है 4th नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार कहें तो सोपान खेती की जाती है, जिसका ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान और उत्तराखंड। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो जिसका ऑप्शन दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है। ठीक है, तो इन दो ऐसे महाराष्ट्र की जगह पर हो सकता है गुजरात आ जाए, तो गुजरात और महाराष्ट्र भी दोनों जो है से कि कैसी मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा। कैसी मृदा? काली मृदा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है? 6 का ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से उपरोक्त में से सभी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, जिसका ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, कोयला और पेट्रोल दोनों, विद्युत ऊर्जा। तो 7 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयला और पेट्रोल जो है दोनों ही जो है से कैसा संसाधन है, तो कहना है अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार हैं। कौन प्रकार है इसमें? पहला ऑप्शन जिसमें दिया हुआ है अनवीकरणीय योग्य, बी अजैव, सी नवीकरणीय योग्य
और डी कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक इसमें और भी याद रखेंगे कि अगर उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधन के टाइप देखें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 टाइप हैं, ठीक है, 2 टाइप हैं, जिनमें से एक है नवीकरणीय योग्य है, और जबकि दूसरा है नवीकरणीय योग्य नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं 8 का जैव संसाधन, और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के टाइप अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने टाइप होते हैं, तो उनके 2 टाइप हैं, एक जैव है और क्या है, अजैव है। तो यानी कि 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी में ही जो है कि अजैव संसाधन का दिया हुआ है, बाकी नवीकरणीय अनवीकरणीय ये नहीं है, ये बल्कि समाप्यता के आधार पर जो है ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधन का टाइप है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक राज्य है, जिसका ऑप्शन है बॉक्साइट, लौह, पेट्रोलियम, अभ्रक। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है अभ्रक जो है झारखंड में स्थित कोडरमा एक ज़िला है जहां पर खनिज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। माने भारत में अगर अभ्रक अगर सबसे अधिक देखा जाता है तो झारखंड है, और झारखंड के किस जिला में है तो वह है कोडरमा एक ज़िला है जहां पर अभ्रक पाया जाता है। और एक इससे प्रश्न और एक याद रखेंगे कि अगर पूछा जाएगा कि झारखंड की अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है, झारखंड में अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है, तो है कोडरमा। क्या है, कोडरमा। कोडरमा को जो है अभ्रक की राजधानी कही जाती है। अभ्रक की राजधानी यानी कि सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है झारखंड में तो है कोडरमा। और राज्य पूरे राज्य में अगर पूछा जाए तो झारखंड है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं कि बांध बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जिसका ऑप्शन है सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन, मछली पालन या उपरोक्त में से सभी। तो डियर स्टूडेंट आप इसे याद रखेंगे, इनमें से सभी जो है बांध बनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है। बांध बनाने से जो है सिंचाई भी की जाती है, विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, मछली पालन भी की जाती है। तो इनका एक तीनों मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 का राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे, 1 2 बार 3 बार वॉच करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर जो है कि आपको ये लाभ होगा परीक्षा में, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आप मतलब ज़रूर से ध्यान से आप इसको करके ही जाएंगे परीक्षा में, आप अच्छे से करके एग्ज़ाम में आएंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है 30 क्वेश्चन आपको सही बना करके आएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में तो आप कुछ लिख देंगे तो जो है सही थोड़ा बहुत मार्क्स उसमें मिल ही जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में होता ये है कि अगर ऑप्शन गलत है तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छा से करके जाना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अगला प्रश्न 11 है। 11 को देखते हैं। जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है 11, भाखड़ा नांगल परियोजना किस कार्य में काम आती है। तो इसका पहला ऑप्शन है विद्युत उत्पादन, और बी है सिंचाई, और सी है दोनों यानी कि ए तथा बी यानी कि विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों यानी कि विद्युत उत्पादन और सिंचाई। भाखड़ा नांगल परियोजना किस कार्य में काम आती है, तो बिजली उत्पादन के लिए और सिंचाई खेती बाड़ी करने के लिए जो है दोनों में काम आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस
किसे गर्भ से आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे, जिसका ऑप्शन है नदी, कुआं, तालाब या बांध। तो जवाहरलाल नेहरू ने गर्भ से कहते थे किसे, आधुनिक भारत का मंदिर, तो वो है डी यानी कि बांध को जो है जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का क्या कहते थे, मंदिर कहते थे। याद रख लेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस प्रश्न को। जवाहरलाल नेहरू ने गर्भ से आधुनिक भारत का मंदिर बांध को कहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किसका समन्वय है, जिसका ऑप्शन है जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, दोनों यानी कि जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों, यानी कि जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, इस तरह के वीडियो हम और आपको अपलोड करके देते रहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए इनमें से कौन रबी फसल है, जिसका ऑप्शन है चावल, चना, मोटे अनाज, कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रबी फसल है। रबी फसल में चना हो जाता है, गेहूं आपका हो जाएगा, गेहूं, ठीक है, गेहूं हो जाएगा, जौ हो जाएगा, ये आपको जो है से आपका रबी फसल है। लेकिन अगर हम पूछें कि खरीफ फसल कौन है, तो खरीफ फसल जो है आपका धान हो जाएगा, धान, मकई, मक्का यानी कि, ठीक है, ये आपका जो है से कि बाजरा, ये सभी आपका खरीफ फसल में से आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न 15 है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। दालें, ज्वार, तिल या मोटे अनाज या तिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाल। ठीक है, दाल जो है फलीदार फसल में से आते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, जिसका ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, और बी बागवानी, सी है रोपण कृषि और डी है गहन कृषि। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बागवानी कृषि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 17 है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया। पहला जिसका ऑप्शन है उदारवाद, साम्यवाद और राष्ट्रवाद, और डी है निरंकुशवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। फ्रांस का प्रथम विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस का प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस का प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुई है, जुलाई 1830 में। अगर कहा जाता है कि फ्रांस का क्रांति कब हुई है, तो फ्रांस की क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ये क्रांति अलग है और फ्रांस में प्रथम विद्रोह अलग है, दोनों एक में आपको समझ के याद नहीं करना है। फिर से एक बार मैं रिपीट प्रश्न कर रहा हूँ। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी, जबकि फ्रांस का प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुई थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, तो आपको सभी ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है,
1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? जिसका ऑप्शन है जन्म के आधार समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सभी जो है इसमें से ऑप्शन जो है इसका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न यानी कि 20 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर, ऐसे आप देखेंगे दो। 20 नंबर प्रश्न है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिला के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? जिसका ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात। ठीक है, खेड़ा जिला अगर देखा जाए, पूछा जाए खेड़ा जिला कहाँ है, तो खेड़ा आप याद रखेंगे गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इससे आप नकार नहीं सकते हैं। साइमन कमीशन को आप बहुत अच्छे से करके एग्जाम में जाएंगे, सब्जेक्टिव में भी आप अच्छे से करके जाएंगे। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? देखिए इसका जिसका ऑप्शन है नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, अगला ऑप्शन है लगान संबंधित नए कानून बनाने, अगला संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, और इसका लास्ट ऑप्शन है व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने में जो के लिए ये साइमन कमीशन भारत आया था। लेकिन साइमन कमीशन को जो है भारत में पुरजोर विरोध हुआ। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ का भी जो है कि नारा दिए थे लाला लाजपत राय ने, इसलिए क्योंकि साइमन कमीशन में जो है 7 सदस्यों वाली कमेटी गठित की गई थी। 7 सदस्यों वाली क्या की गई थी? एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें से इस 7 सदस्य में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें 7 सदस्य में से 7 जो है कि अंग्रेज के सदस्य थे, अंग्रेज ही लोग जो है 7 सदस्यों में से थे, एक भी भारतीयों को ना होना, जिस कारण से भारत के लोग जो है कि इस कमीशन का, इस आयोग का क्या किया? पुरजोर विरोध किया, और अंततः बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया और साइमन कमीशन जैसे गो बैक जैसे नारा का लगाया, और उसके बाद जो है कि साइमन कमीशन भारत से क्या हुआ? वापस गया। ठीक है, इसका मुख्य कारण ये था कि 7 सदस्यों वाली कमेटी में 7 सदस्यों वाली कमेटी में एक भी भारतीयों को न होना। चलिए अगला प्रश्न, आई होप समझ में आ गया होगा। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध हो गया, जिसमें एक गुट में ध्रुवीय शक्तियाँ मुख्य रूप से नार्सी, जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरी खेमा मतलब दूसरी गुट मित्र राष्ट्र, दूसरा गुट क्या था? मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। तो उनमें कौन कौन देश थे? मतलब कि 2 गुट में बटा हुआ था, एक ध्रुवीय शक्तियाँ थी। ठीक है, तो ध्रुवीय शक्तियाँ जो थी किनके मुख्य रूप से कौन कौन देश था? नाज़ी, जर्मनी और क्या था? जापान था, और इटली थी, जो कि एक मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। तो उनमें कौन कौन से देश थे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 2 वर्ष बाद जो है कि मतलब 2 दशक बाद जो है 2 वर्ष नहीं 2 दशक बाद जो है दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था।
1939 से 1945 तक जो कि ये युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। और 1914 में जो है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए, तो इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जिसमें देखिए यहाँ पर देश का नाम आपको दिया हुआ है, मित्र राष्ट्र जो था, मित्र राष्ट्र, एक सेकेंड, हाँ, मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, तो उनमें कौन सा देश थे। ठीक है, देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस या भारत। सेकेंड, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और भारत। और सी, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। और डी है ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका और भारत। देखिए, इसका सही आंसर हम बताएं अगर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन देश है? ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और क्या है, अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसमें देखिए, इस ऑप्शन में सबसे बड़ा चीज़ ये है कि सभी ऑप्शन में भारत है, एक ऑप्शन में यानी कि भारत नहीं है। तो याद रखिएगा, भारत मित्र राष्ट्र देश के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए भारत जो थी द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में यानी कि मित्र राष्ट्र में वो नहीं आता है, इसलिए मित्र राष्ट्र के रूप में हम देखेंगे अगर, तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि सी ऑप्शन में भारत नहीं है। बाकी सब ऑप्शन में देखेंगे तो भारत है, यानी कि आप यहाँ भी देखें ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पर भारत है, ऑप्शन बी में भारत है, ऑप्शन डी में भारत है, सबके ऑप्शन नंबर सी में भारत नहीं है। तो भारत जो है कि मित्र राष्ट्र में नहीं आता है। तो आप समझ में आ गया होगा कि सी क्यों हुआ से, ठीक है ना। तो ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस और अमेरिका, यही जो है कि क्या है, ये मित्र राष्ट्र देश है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई, जिसका ऑप्शन है उत्पादन, आय और व्यापार और रोजगार, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का समाधान क्यों करना पड़ा, जिसका ऑप्शन है कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, कपास की फसल नष्ट हो गई, स्थानीय बाजार सिकुड़ गए, निर्यात बाजार गिर गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, कच्चे कपास के निर्यात में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी 25 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? साख निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। व्यापारिक बैंक के तीनों कार्य हैं, साख निर्माण करना, ऋण देना और जमा स्वीकार करना। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया? ठीक है, तो ये अधिनियम ऑप्शन नंबर ए है क्या 2002, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार अभी तक नरेगा के तहत कितने जिलों में लागू किया? केंद्र सरकार अभी तक नरेगा के तहत काम कितने जिलों में लागू किया? जिसका ऑप्शन ए है 600, जिसका ऑप्शन ए है 600 जिलों, ऑप्शन बी 650 जिलों, ऑप्शन सी है 625 जिलों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 625 जिलों में जो है कि
अभी तक ये नरेगा का जो है से काम जो है लागू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिनों तक रोजगार की गारंटी दी गई है? जिसका ऑप्शन है पहला 100 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 80 दिन, ऑप्शन डी 90 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 100 दिन। नरेगा के तहत जो है से कि 100 दिन का काम गारंटी पूर्वक दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। करेंसी नोट कौन सा बैंक जारी करता है? पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी रिजर्व बैंक और डी बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिजर्व बैंक यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप कोई भी नोट में देखेंगे तो उस नोट में जो है से कि RBI का ही नाम लिखा रहता है, इसलिए करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और RBI जो है भारत सरकार का बैंक है, भारत सरकार के तहत जो है से कि ये बैंक चलता है और इसको जो है से कि कोई भी करेंसी नोट जारी करता है। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न अब ये है। लास्ट प्रश्न ये है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यहाँ पर कहाँ पे? मतलब लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, तब पंचायती राज की संस्थाएं, यानी कि पंचायती राज का संस्थाएं का मतलब हो गया आप पंचायत में मुखिया का चुनाव होता है, नगर पालिका के क्षेत्र में मेयर का, महापौर का ये जो चुनाव होता है, तो उसमें जो है औरतों यानी कि महिलाओं का आरक्षण व्यवस्था दी गई है, यानी कि पंचायत राज की संस्थाएं, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोकसभा में नहीं लगाएंगे, विधानसभा इसका राइट आंसर नहीं होगा, मंत्रिमंडल में इसका आरक्षण की बात नहीं कही गई है, बल्कि आरक्षण की बात की गई है तो पंचायती राज की संस्थाएं में आरक्षण दी गई है 33% महिलाओं को, 33% आरक्षण दी गई है। ठीक है, तो ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे 1 से 30 प्रश्न हमने लिया था, जो कि आपको मैंने इससे करा दिया है। और आप इस वीडियो को जो है से कि 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देखेंगे, वॉच करेंगे और अपने भाई बहन फ्रेंड के पास इसको वीडियो को शेयर करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।